वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट डी के ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें बोला गया है 96 और 404 का एचसीएफ पता लगाना है। तो 96 के जब फैक्टर करेंगे तो 96 के फैक्टर होते हैं 96 इक्वल होते हैं 24 24 फोर जा 96 होते हैं। और 404 के जो फैक्टर करेंगे तो ये होते हैं 4 मल्टीप्लाई 101। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ आएगा 4 आएगा। आगे देखें द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जीरोज के कितने नंबर होते हैं। तो ध्यान रखें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें 2 ही जीरो होते हैं। तो 2 आंसर आपका। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव, यानी कि इस टाइप का जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके पास क्या है, कैसे सॉल्यूशन है। तो हमने बताया था रेशियो बनाओ। रेशियो कौन सा बनाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का। ये हमें बताएंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन है इसके पास। देखो यहाँ A1A2 होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है -3। तो यहाँ हो जाएगा 1/-3। यहाँ कितना चल रहा है, बाई बी हो जाए बाई का कोफिशिएंट, यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ चल रहा है -6। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ डिवाइड बाई -6। और सी होता है ये कांस्टेंट नंबर, यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 1 है। तो इसको ये तो हो गया 1 -1/3, ये कैंसिल कर देंगे, ये भी हो जाएगा -1/3। लेकिन ये अलग है। तो देखो शुरुआत के 2 इक्वल हैं लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन बनता है पैरेलल, पैरेलल की लाइन पैरेलल में। और लाइन पैरेलल होती है तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी हैव नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, हैज नो सॉल्यूशन आंसर। ठीक, जब लाइंस पैरेलल होती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हैज नो सॉल्यूशन। कभी भी ये केस बने 2 इक्वल हो जाए और लास्ट वाला इक्वल नहीं हो तो इस केस में नो सॉल्यूशन होते हैं। ये देखें इसमें बोला गया है 11th टर्म पता लगाना है इस एपी का। तो 11th टर्म पता लगाना है तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, A11 बराबर होता है A+10D। अब ए की वैल्यू कितनी चल रही है, -3। तो यहाँ लिख देंगे -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी चल रही है पता लगा लो। अगला टर्म यानी कि -1/2 माइनस इससे पहले वाला टर्म कितना है, इससे पहले वाला -3 है। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट कैंसिल। इसका इसमें करेंगे +3, ये तो 2 है। इसका इसमें करेंगे +3, इसका इसमें करेंगे 2 3 6, 6 में से बन गया 5/2। तो यहाँ आ जाएगा 5/2। ये और ये कैंसिल, कितना आया 5 5 5 जा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 में 3 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 25 में 3 माइनस कर देंगे तो 23। 25 में 3 माइनस करेंगे तो 23 नहीं आएंगे 22 आएंगे। तो यहाँ 22। ठीक, इस तरीके से आपका करेक्ट है। समझ तो आ गया, फॉर्मूला लगाना था 11th टर्म का। आगे देखो आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसमें एक ट्राइंगल है, ये बना लो। इसमें डीई मतलब ये डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो बीसी बन गई। अब बचा कौन, ए जे हो गए। आगे देखो अब एडी की वैल्यू एक्स है मतलब ये एक्स है। बीडी की वैल्यू x-2 है तो ये x-2 हो गई। एई की वैल्यू x+2 है तो x+2 हो गई। ईसी की वैल्यू x-1 है तो x-1 हो गई। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी ट्राइंगल में एक साइड दूसरे के पैरेलल होती है तो साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा x/x-2 इक्वल यहाँ x+2 अपॉन में क्या आ जाएगा x-1। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x², फिर इसका इसमें गया -x, इसका इसमें करेंगे तो देखो ये a-b है और ये बन रहा है a+b। एक बार जोड़ा, एक बार घटाया गया, एक बार जोड़ा गया। तो यहाँ क्या बनेगा a² मतलब x² माइनस b की जगह 4 2 चल रहा है तो 4 आ जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a-b a+b का। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं तो a² - b² हो जाएगा। a माने x का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब x² से x² कैंसिल, कितना आया -x और यहाँ आया -4, माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू 4 आ गई तो 4 टिक कर दो। इस तरीके से ओटी होती है। आगे देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पता लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी चल रही -4
तो इसकी जगह पे -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएंगे। 4 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना चल रहा है 1, सी की जगह कितना चल रहा है 4, 4 4 जा 16, 16 से 16 कैंसिल कितना आएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, आगे देखें, आगे की वोटिंग बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, यानी कि रेशनल नंबर, जब कोई रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से डिफरेंस करते हैं तो आंसर भी इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, ध्यान रखें, रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से डिफरेंस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा इरेशनल नंबर। तो यहाँ आ जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल और रेशनल का डिफरेंस इरेशनल होता है। आगे देखें, श्रीधराचार्य ड्राइव ए फॉर्मूला। श्रीधराचार्य जो है ना, श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक फॉर्मूले को ड्राइव किया, नॉन एज। अब हम उस फॉर्मूले को किस नाम से जानते हैं, तो उस फॉर्मूले को जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्सरसाइज में है आपके में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी श्रीधराचार्य ने जो फॉर्मूला बनाया था उसको अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आगे देखें, इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, अगर ए जो है वो किसी एपी का फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है तो nth टर्म कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक, nth टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ लिख दिया a प्लस n माइनस 1d। आगे देखिए, इसमें बोला गया है कि अगले नंबर में बोला गया है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखें, और साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इक्वल कर दिया। आगे देखा, इसमें बोला गया है कि इफ द वाई कोऑर्डिनेट, अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इफ द वाई कोऑर्डिनेट कैसा है 0 है, देन इट विल लाई ऑन दी, वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो जो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जाहिर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ एक्स एक्सिस आएगा। ठीक, आगे देखें, कभी भी किसी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट वाई एक्सिस पे बैठा है, तो यहाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे, इसीलिए एक्स भर दिया। आगे देखें, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो हमने बताया था अगर किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो कौन होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब जब वाई कोऑर्डिनेट तो आया नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, तो आप ऑर्डिनेट ही भर सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक, चाहे वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट भर दो, चाहे भर दो ऑर्डिनेट, क्यों, दोनों नाम एक ही है। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अब आपका थर्ड नंबर ट्रू फॉल्स। ऑल आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर सिमिलर ऑलवेज, नहीं, ये फॉल्स होता है। सभी आइसोस्केल्स ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन कुछ नहीं होंगे। ये ऑलवेज लगा रहे इसीलिए फॉल्स आ गया। द लाइन ऑफ साइड इज द लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम द, इसमें बोल रहे हैं द लाइन ऑफ साइड इज द लाइन ड्रॉप्ड फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ साइड होती है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको ये अपन लाइन ऑफ साइड कहते हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी कि ये ट्रू बोल रहे हैं, तो यहाँ भर देंगे ट्रू। ठीक, देखो यहाँ रियलाइज कर रहा है, मान लो ये पर्सन है, कोई जमीन पे खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर्सन की आई ने इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये ऑब्जर्वर है,
और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, वही इसमें बोला गया है। ठीक, आगे देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when we lower our head to look at the object। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन की लोअर में, लोअर माने नीचे, देखें तो जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनता है जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। यानी कि ये आपका ऑब्जर्वर था और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब वो व्यक्ति यहाँ देख रहा है लोअर में, तो ये जो इसको देखा तो ये लाइन ऑफ साइट बन गई। अब इनके बीच में जो एंगल बनता है, क्या ये एलिवेशन एंगल बनता है? देखो नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति जब नीचे की ओर देखता है हॉरिजॉन्टल की तो डिप्रेशन एंगल बनता है, जबकि यहाँ कह रहे हैं एलिवेशन एंगल है, तो ये फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए फॉल्स है। आगे देखा, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो ये दोनों इक्वल होती है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये ट्रू है, 1 नंबर की ओटी ट्रू है। आगे देखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज स्क्वायर टू ऑक्यूर इज। यानी कि किसी भी इवेंट जो स्क्वायर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि उसके चांस 100% हो जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, बिल्कुल है, अगर किसी इवेंट इम्पॉसिबल है तो वो इवेंट होगी नहीं तो उसके 0% चांस होंगे और 0% की वैल्यू 0 होती है, तो ये ट्रू है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट है जो इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं 3 नंबर का और 1 नंबर का फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। 3 नंबर का और 1 नंबर का। ठीक, तो इस तरीके से होते हैं। आगे देखा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। जनरल फॉर्म एपी का जो जनरल फॉर्म है ये लिखा है। ये देखें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया ये रहा, और पाई की वैल्यू ये रही। तो इस तरीके से मैचिंग हो गई। 1 वर्ड में देना आंसर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट का सम पता लगाना है। तो क्या पता लगाना, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला हमने बताया था माइनस के बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी चल रही है, 4। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड दे देंगे -4, तो आंसर कितना है -4। इसमें देखो, राइट द डिस्टेंस इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछते हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम होता है। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा कौन है, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखा है। ठीक, हमने देखा डेफिनेशन, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन ए सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी डेफिनेशन पता लगाना है। तो हमने बताया था सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है। आगे बोला गया, राइट द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। यानी कि शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर है, उनका मीन पता लगाना है। तो देखो, शुरुआत के 5 ऐसे, यही तो है नंबर, इनका हमें मीन पता लगाना है। तो मीन पता लगाने के लिए इनका सम करेंगे और जितने नंबर से उनका डिवाइड, 1 2 3 4 5 5 का डिवाइड। अब इन सबको ऐड कर दो, 9 9 3 12 12 3 14 14 1 15 डिवाइड बाई 5 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ 3 है। ठीक है, आगे देखिए, राइट द सरफेस एरिया ऑफ कौन। सरफेस एरिया कौन का ये फॉर्मूला लिखा है पहले से। आगे बोला गया, राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये लिखा है। ठीक, यहाँ पर ये डाउट है यहाँ पर ये सरफेस एरिया बोल रहा है। कौन के पास 2 सरफेस एरिया होती है, एक टोटल सरफेस एरिया होती है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है। तो अगर वो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। अगर वो कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो स्पेशल से लिख के देंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पेपर में ध्यान रखना, अगर वो सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अगला जो लेक्चर है
लेक्चर नंबर कितना है, लेक्चर नंबर 5 है, ये आपको अगली वीडियो में आपको कराया जाएगा।